डेट आज 10 जून 2022। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है लिंकिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड विद यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने ये प्रपोजल दे दिया है कि क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक किया जाएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक पेमेंट करने का एक तरीका है, जिस तरीके से आप पेटीएम के जरिए, फ़ोनपे के जरिए आप बैंक अकाउंट को लिंक करके पेमेंट करते हो, या अपने बैंक अकाउंट को लिंक भी ना करो वॉलेट के जरिए पेमेंट करते हो। तो एक सिस्टम है पेमेंट करने का। तो ये यूपीआई सिस्टम अभी तक सिर्फ डेबिट कार्ड के लिए ही था। डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट को लिंक किया जाता था यूपीआई से, और उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते थे। किसी को पैसा भेजना है या किसी से पैसा मंगाना है या कहीं पे पेमेंट करनी है, डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट को लिंक करके कर सकते थे। क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की यूपीआई से अभी तक फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड को भी लिंक कर दिया जाएगा। तो इसमें याद क्या रखना है, इसमें अब डेबिट कार्ड हो या बैंक अकाउंट हो या क्रेडिट कार्ड हो, सब लिंक रहेंगे। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बारे में तो आप जानते हो, आपके पास बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट उस जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसने एटीएम दिया होगा आपको, एटीएम पे लिखा होता है कि वो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है। डेबिट कार्ड जनरली बैंक देते हैं हर एक किसी को, लेकिन क्रेडिट कार्ड ये थोड़ा महंगा पड़ता है। जैसे साल में लगभग 250 रुपये हर एक बैंक चार्ज लेता है आपसे, लेकिन क्रेडिट कार्ड में थोड़ा ज़्यादा लेता है। और एक और फैसिलिटी रहती है, जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी नहीं है, मनी भी नहीं है, तो भी क्रेडिट कार्ड के जरिए आप पैसा निकाल सकते हो। बैंक लिमिट लगाता है 10,000 तक, 5,000 तक, 20,000 तक, 50,000 तक, इस तरह से। वो किस पे बेस्ड, आपकी ट्रांजैक्शन पे बेस्ड ऐसी लिमिट लगाता है। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस। डेबिट कार्ड में सिर्फ जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा है उतना ही आप निकाल सकते हो। तो अभी तक डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट ही लिंक कर सकते थे यूपीआई से, लेकिन अब ये भी स्टार्ट कर दिया, और सबसे पहले रुपए क्रेडिट कार्ड को लिंक किया जाएगा। देखो आपने एटीएम पे देखा होगा, किसी पे वीज़ा लिखा होता है, किसी पे माइस्ट्रो कार्ड लिखा होता है, किसी पे रुपए कार्ड। तो ये गेटवे है, पेमेंट गेटवे, इंटरमीडियरीज यानी कि बिचौलिए हैं पेमेंट कराने के लिए। तो रुपए कार्ड हमारे इंडिया का ही है, और एनपीसीआई ने स्टार्ट किया था रुपए कार्ड, रुपए नेटवर्क, और यूपीआई भी एनपीसीआई ने शुरू किया था। तो सबसे पहले रुपए क्रेडिट कार्ड से स्टार्ट किया जाएगा ये लिंक करना यूपीआई को। और ये यूपीआई रुपए नेटवर्क जो एनपीसीआई ने चलाया था, एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये देखो आरबीआई और हमारी इंडिया का इंडियन बैंक एसोसिएशन है, जो उन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। और ये कंपनी में जो कंपनीज एक्ट है हमारा 2013 का, उसमें रजिस्टर है, 2007 में इसको बनाया था। जितने भी पेमेंट सिस्टम होते हैं हमारे इंडिया में, उसको यही फैसिलिटेट करती है एनपीसीआई। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, और इसके लिए स्पेशल लेक्चर में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो इसके सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या होगी, क्रेडिट कार्ड को लिंक किया जा रहा है। एक तो सबसे पहली बात, ये क्रेडिट कार्ड को लिंक कर दिया जाएगा तो यूजर बेस है वो बढ़ेगा। अभी तक जैसे बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां, स्लाइस, यूनी, वन बैंक, ये क्रेडिट कार्ड के जरिए जो पेमेंट वगैरह करते हैं, जो यूपीआई से अभी तक लिंक नहीं था। तो अब ये यूपीआई से जब लिंक हो जाएगा तो यूजर का बेस है लार्ज हो जाएगा। यानी कि जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम होती हैं, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, किसी ऐप के जरिए, भीम ऐप या फिर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनके जरिए बहुत ज़्यादा पेमेंट इंक्रीज हो सकती हैं, यानी कि डिजिटल इकोनॉमी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन निकालता है इस इंडेक्स को, कौन तैयार करता है, रेटिंग जो स्टेट को दी जाती है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, 2-3 बात इसमें डिस्कस करनी है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है हर साल 7 जून को। तो ये 7 जून को इस साल 2022 को चौथी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी की है। किसने जारी की है, कौन रिलीज करता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसने जारी की है ये फूड सेफ्टी इंडेक्स। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स पूरा नाम है। 2018-19 से इसको स्टार्ट किया गया था। हमारे इंडिया में फूड सेफ्टी इंडेक्स को जारी करने का जो मकसद था वो ये था कि फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को पॉजिटिव चेंज और कम्पिटिटिव बनाना है। यानी कि हर एक स्टेट अपने स्टेट में, राज्य में ये कोशिश करे कि उसके स्टेट में जो फूड है, खाना है, भोजन है, वो सेफ रहे, गंदा खाना ना मिले किसी को भी। इसमें कंपटीशन बढ़ाना है ताकि जो बीमारी होती हैं इस कंटेमिनेटेड फूड की वजह से, प्रदूषित भोजन की वजह से, खाने की वजह से, वो बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री
5 पैरामीटर के बेसिस पे इसको रिलीज करता है। और ये रेटिंग जो स्टेट को रेटिंग दी जाती है कि कौन सा स्टेट फर्स्ट आया सेकंड आया, ये रेटिंग तैयार करता है फसई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फसई आपको पता होना चाहिए, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है। 2006 में फसई एक्ट नाम से ये कानून बना के इसको बनाया था फसई को। और ये ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि ये इसको पूर्ण स्वतंत्रता है, अपने लिए रूल्स रेगुलेशन खुद बनाती है, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ही काम करती है, लेकिन ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इस साल कौन फर्स्ट रहा इस फूड सेफ्टी इंडेक्स में, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में? लार्जर स्टेट और स्मॉलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, 3 कैटेगरी में ये जारी की जाती है इंडेक्स। लार्जर स्टेट में सबसे बड़े जो स्टेट हैं, राज्य हैं, उनमें रहा है तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे गुजरात और थर्ड पे महाराष्ट्र। अगर छोटे राज्यों में देखें, स्मॉलर स्टेट्स में, तो गोवा फर्स्ट पे रहा है, मणिपुर सेकंड, सिक्किम थर्ड। अगर यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं यूनियन टेरिटरी, उनमें से जम्मू कश्मीर फर्स्ट पे रहा है, दिल्ली सेकंड पे, चंडीगढ़ थर्ड पे रहा है। एक देखो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज, ये 11 स्मार्ट सिटीज़ ने जीता है, उसको भी फैसिलिटेट किया है। फैलिसिटेट का मतलब होता है किसी को शुभकामनाएं देना या किसी को बधाई देना। 11 स्मार्ट सिटीज़ ने ये जीता है ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज। और ये किसने लॉन्च किया था ये चैलेंज? फसई ने ही लॉन्च किया था। फसई के बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 में बनाई थी, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई था 2006 में इसको। और ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन है जो, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का है। इसके अंदर ये स्मार्ट सिटीज़ 100 स्मार्ट सिटी हमारे इंडिया में डेवलप की जा रही हैं, और इन्हीं के लिए ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज चलाया था, ताकि सिटी में, शहरों में अच्छा खाना खाने के लिए लोगों को उत्साहित किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके, एनकरेज किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये क्या है? प्रीलिम्स के लिए मेजरली इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए। हर साल 4 जून को मनाया जाता है। इस साल की थीम थी सेफर फूड बेटर हेल्थ। 2008 में इसको यूनाइटेड स्टेट ने डिक्लेयर किया था, घोषणा की थी। किस लिए? ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, अवेयरनेस फैलाई जा सके लोगों में फूड सेफ्टी की, अच्छे खाने की, स्वस्थ खाने की, ताकि जो बीमारियां होती हैं गंदे खाने की वजह से, उनको कम किया जा सके। और इसको ऑब्जर्व कौन करता है? हर साल सेलिब्रेट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन ने इसको बना, यानी कि फाउंड किया था। और सेलिब्रेट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, एक तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एक FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों इसको ऑब्जर्व करती हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को। हर साल ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग ऐसे 600 मिलियन केसेज हैं जो गंदे खाने की वजह से बीमार हो जाते हैं लोग, और उनमें से ह्यूमन हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है अनसेफ फूड की वजह से। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो अनहाइजेनिक फूड की वजह से होती हैं, यानी कि अगर आप गंदा खाना खाते हो या बिना हाथ धोए खाना खाते हो, उसकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, ये बीमारियां अधिकतर देखा गया है ज़्यादा होती हैं वनरेबल पीपल और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं उनमें, क्योंकि वो कम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो उनमें ये बीमारियां ज़्यादा देखी गई हैं गंदे खाने की वजह से। और उनमें भी ज़्यादा कर बच्चों में, चिल्ड्रन में, महिला में, वूमन में, और ऐसे एरियाज में जो विक्टिम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, यानी कि जहाँ पे कहीं वार वगैरह चल रहा है, सिविल वार चल रहा है, ऐसे एरियाज में देखा गया। और ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट की वजह से होती हैं, जो कंटेमिनेटेड फूड में होती हैं, प्रदूषित खाने में होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ओशियन डे। हर साल 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की जो थीम है वो है रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। ये हर साल 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है 1992 से। ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था 2008 में, लेकिन प्रपोजल रखा था 1992 में, तो ये 2008 से सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि 1992 से, क्योंकि इसका प्रपोजल रखा था 1992 में कि हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाए। विश्व समुद्र दिवस या विश्व सागर दिवस हर साल 2008 से 8 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया था 2008 को। इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ यही है, पब्लिक को अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना ओशन के बारे में, ओशन के हमारे जीवन में क्या अहमियत है, और रिसोर्सेज जो देता है, संसाधन ओशन से, समुद्र से, सागर से जो हमें मिलते हैं, उनके हमारे ह्यूमन जीवन के लिए क्या उपयुक्तता है, क्या इंपॉर्टेंस है, और इनका अगर ये प्रदूषण फैलाएंगे ओशन में तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ह्यूमन लाइफ पे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में लोगों को जागरूक कराना है।
इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सिग्निफिकेंस क्या है ओशन की। देखो लगभग 70% से ज़्यादा, लगभग 71% के लगभग पूरा जो अर्थ है वो ओशियन से घिरा हुआ है, समुद्र से, पानी से घिरा हुआ है। और यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जो ओशियन है 50% प्लानट की ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ओशियन से मिलता है हमें 50% जो ऑक्सीजन मिलता है हमारे अर्थ पे। और अर्थ की बायोडाइवर्सिटी के लिए एक तरह से होम है, घर का काम करता है। और प्रोटीन के लिए भी मेन सोर्स है। वर्ल्ड की 1 बिलियन पीपल से ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से लेती है, ओशन से, क्योंकि ओशन में समुद्र में मछली होती है, फिश, और फिश से प्रोटीन मिलता है। तो लोगों के लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स है ओशन। और 40 मिलियन से ज़्यादा पीपल हैं, जो लगभग एस्टिमेटेड पीपल हैं इतने, वो ओशन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी लगभग 2030 तक 40 मिलियन पीपल को नौकरी जो मिलेगी ओशन बेस्ड इंडस्ट्रीज से ही मिलेगी, ऐसा एक्सपेक्टेशन है ये। नेक्स्ट टॉपिक है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हो। जीएस पेपर 2 यानी कि पॉलिटी की प्लेलिस्ट या अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको लेक्चर मिल जाएगा। अभी न्यूज़ में इसलिए इसको 25 साल बने हो गए, 6 जून को, 6 जून 1997 को ये बनाई थी बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन। प्रीलिम्स और मेंस जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी। इसे बनाया था बैंकॉक डिक्लेरेशन से, बैंकॉक घोषणा पत्र जारी किया था। और बैंकॉक एक जगह है, वहाँ पे मीटिंग हुई थी कुछ कुछ देशों की, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड की। और पहले जब इसका नाम था बिस्टेक, बिस्टेक, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड और ई से इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो पहले इसके सिर्फ 5, 1 2 3 4, सिर्फ 4 नेशन थे मेंबर, लेकिन बाद में इसमें 3 मेंबर और जोड़ दिए गए, 7 मेंबर हो गए अब टोटल, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो इसका बिस्टेक से नाम चेंज कर दिया बिम्स्टेक, और नाम भी चेंज कर दिया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्योंकि देखो बे ऑफ बंगाल है ना, जो उसके आसपास के रीजन है, उसी के आसपास के रीजन के पास ये कंट्री है, जैसे इंडिया इसका मेंबर है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड ये मेंबर हैं। ये बांग्लादेश वगैरह जो भी नेशन है बे ऑफ बंगाल के आसपास हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है और चैलेंजेस क्या है, ये हमें जानना है इसमें मेजरली। पहले जानते हैं चैलेंजेस, चुनौतियाँ क्या है बिम्स्टेक के सामने। देखो बिम्स्टेक में अभी तक 18 साल से लगभग ऐसा टारगेट किया जा रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए, ताकि जो गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है आपस में इन कंट्रीज़ के बीच में, वो आसानी से हो सके और बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी के हो सके। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक इन कंट्रीज़ के बीच में हुआ है नहीं। और इसमें देखो जो कनेक्टिविटी है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि एक मास्टर प्लान है कनेक्टिविटी का, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड के जोड़ता है एक रोड निकल के जा रहा है, लेकिन अभी तक वो इसकी कनेक्टिविटी कंप्लीट हो नहीं पाई है। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है कनेक्टिविटी को, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके लिए लोन दे रहा है, लेकिन अभी तक लिमिटेड कनेक्टिविटी है इन देशों के बीच में। और जो बिम्स्टेक डेवलपमेंट फंड बनाने की भी एक बात कही थी कि ये फंड बनाया जाए, जो आपस में जो ये 7 कंट्री अगर इनको ज़रूरत हो लोन की तो इस फंड से पैसा लिया जाए और आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, लेकिन अभी तक ये भी बना नहीं है, अभी तक इसके लिए भी कंप्लीट हुआ नहीं है प्रोसेस। तो ये चैलेंजेस है इसके सामने। अच्छा, इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो देखो सार्क था, पहले साउथ एशियन नेशन को कनेक्ट करता था, सार्क ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन पाकिस्तान की वजह से ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो इसमें और जो साउथ एशिया के जो नेशन है उनकी वजह से देखो साउथ एशिया के जो नेशन है इनकी कनेक्टिविटी हो जाती है, तो इंडिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इंडिया की जो पॉलिसी है ना, नेबरहुड फर्स्ट, अपने पड़ोसी को पहले प्राथमिकता देनी है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जिसमें हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है एरिया, इसको डेवलप करना है, इसके लिए भी बिम्स्टेक जरूरी है, क्योंकि आसपास के नेशन से कोऑपरेट करके ही इस एरिया को डेवलप किया जा सकता है। और नेबरहुड फर्स्ट यानी कि अपने पड़ोसियों की मदद की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और देखो हमारे इंडिया के बे ऑफ बंगाल से ये कई सारे स्टेट यहाँ से बॉर्डर लगाते हैं, तो इन स्टेट के डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ से बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और देखो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के पास, बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ये एक स्टेट है, मले का स्टेट, यहाँ से बहुत सारा ट्रेड व्यापार होता है, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस बन जाती है बिम्स्टेक की। तो ये इंडिया के लिए मेजरली इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक। नेक्स्ट टॉपिक है लिथियम, ये अभी न्यूज़ में है, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक साइंस एंड टेक में पूछता है, तो ये साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लिथियम एक मेटल है, इसकी इंपॉर्टेंस अभी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ईवी इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री, यानी कि जो बिजली से चलने वाली कार, गाड़ियाँ हैं या बाइक हैं, स्कूटी हैं, ये बिजली से चलने वाली अब बहुत ज़्यादा
आ चुकी हैं रोडों पर और बढ़ती जा रही है ये इंडस्ट्री। तो उनको चलाने के लिए बैटरी तो चाहिएगी ना, और बैटरी बनती है लिथियम से। तो लिथियम इसलिए न्यूज में है। तो लिथियम एक मेटल है, धातु है। कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है। ये जो देख रहे हो सिल्वरी वाइट कलर की है कुछ, ये इस तरह से होती है। जैसे आपका फ़ोन है, फ़ोन में बैटरी है, वो भी लिथियम से बनी होती है। या फिर आजकल जो वाहनों में बैटरी आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो लिथियम से बनी हुई होती है। लेकिन इंडिया में देखो सफिशिएंट रिसोर्स नहीं है लिथियम के, मतलब सफिशिएंट हम प्रोडक्शन नहीं करते लिथियम का, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है लिथियम, तब हम ये करते हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है वो बाहर से इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है। तो इंडिया को अगर लिथियम से बैटरी बनानी है तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो लिथियम के बारे में जानते हैं, इसमें लिथियम क्या है और क्यों इंपॉर्टेंस है। देखो अगर अफ्रीका की माइंस सारी के सारी खोद दी जाएं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो माइंस है, खदानें हैं लिथियम की, अगर वहाँ से सारा लिथियम निकाल लिया जाए तो ये लगभग एटलीस्ट कम से कम 27.78 मिलियन व्हीकल्स की डिमांड को पूरी कर सकता है 60 किलोवाट की बैटरीज के साथ। लिथियम क्या है? सॉफ्ट और सिल्वरी वाइट मेटल है, जैसा हमने देखा ये सॉफ्ट मेटल है। और ये देखो जितनी भी अर्थ पे मेटल मिलती हैं उनमें सबसे लाइटेस्ट मेटल है, सबसे हल्की धातु है ये। और सबसे भारी कौन सी है? ओस्मियम। आपने पढ़ा होगा ओसियम सबसे भारी है, ओस्मियम ओस्मियम, और लिथियम सबसे हल्की। और ये लाइटेस्ट सॉलिड मेटल है, कठोर मेटल है ये, लेकिन सॉफ्ट है। और ये हाईली रिएक्टिव भी है, जल्दी से क्रिया कर लेती है किसी और धातु के साथ, ऑक्सीजन के साथ, या फ्लेमेबल भी है, जल्दी से इसमें आग भी लग जाती है, इसलिए इसको मिनरल ऑयल में भिगो के रखते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा फिर जो बैटरी है उनमें आग क्यों नहीं लगती? क्योंकि भाई साहब उसमें और बहुत सारे मटेरियल मिलाए जाते हैं ताकि इसे ऐसा बनाया जा सके कि इसमें आग जल्दी से ना लगे। तो ये एल्कली मेटल भी है, क्षारिक है थोड़ी, और रेयर मेटल में भी आती है। रेयर जो दुर्लभ मेटल होती है, रेयर अर्थ मेटल में भी आती है लिथियम। इसकी और प्रॉपर्टी क्या क्या है? एक तो हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी, यानी कि इसमें को जल्दी से जो स्पेसिफिक है हीट कैपेसिटी का मतलब है इसको अगर सॉलिड फॉर्म में ये रहेगी और इसको आग लगाना है तो इसमें जो कैपेसिटी है इसकी हीट, जैसे हमने हीट लगाई, गर्म किया, तो वो जितना टेम्परेचर इसको देना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके ये और हीट होगी। इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा और जितना इसका नॉर्मली रहता है रूम टेम्परेचर पे। तो हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी। और सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन है लिथियम के एटम में, इस वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इसमें आसानी से बिजली पास हो सकती है। बिजली का कुचालक, मतलब सुचालक है, सुचालक बोलते हैं कंडक्टर को इंग्लिश में, और जो इंसुलेटर होता है उसको कुचालक बोलते हैं, जिसमें से बिजली पास नहीं हो सकती। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में से बिजली पास नहीं हो सकती, करंट पास नहीं हो सकता। और ये फ्लेमेबल है और एक्सप्लोड भी हो सकती है ये एयर वाटर के साथ मिलके। यूज क्या क्या है इसके साथ, इसके लिथियम के सब में यूज होता है, चाहे सिरेमिक इंडस्ट्री हो, ग्लास इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस, जहाज वगैरह में भी यूज होती है ये। आयन बैटरीज़ में भी, ये हाई एनर्जी जो रॉकेट प्रोपेलेंट है, रॉकेट वगैरह में भी यूज होती है, मोबाइल फ़ोन में भी यूज होती है ये। और ये थर्मो न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती हैं उसमें भी यूज होता है, फ्यूजन रिएक्शन में भी यूज होती है, जो थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जिनसे बिजली बनाई जाती है उसमें भी यूज होता है। इसलिए हमारे इंडिया में इसको देखो एक एक्ट बना हुआ है 1962 का, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, उसमें इसे प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस डिक्लेयर किया हुआ है। प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी ऐसी टर्म पूछ लेती है। ये प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस का मतलब ये है, ये जो हमारी एटॉमिक जो मिनरल डायरेक्टरेट होते हैं वो लिथियम को एक्सप्लोरेशन के लिए परमिशन दे सकते हैं सिर्फ, यानी कि प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस जिसको डिक्लेयर कर दिया जाता है इस एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंदर, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी मटेरियल को, मिनरल को, धातु को प्रेस्क्राइब सब्सटेंस डिक्लेयर कर सकती है अगर उसका यूज प्रोडक्शन एटॉमिक एनर्जी के लिए होता हो, एटॉमिक रिसर्च के लिए होता हो, तब उसे डिक्लेयर कर सकती है। और ऐसे बहुत सारे धातु हैं जो प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस डिक्लेयर किए हुए हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये नोटिफिकेशन के जरिए प्रेस्क्राइब सब्सटेंस डिक्लेयर कर सकती है, प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस। इनमें से जैसे यूरेनियम को डिक्लेयर किया हुआ है, प्लूटोनियम को, थोरियम को, बेरिलियम को, ड्यूटेरियम को, तो ऐसे सब्सटेंस है। और लिथियम को भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको एटॉमिक एनर्जी के लिए बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो यही टॉपिक थे आज के।